हाय दोस्तों, आज की कहानी है एक पति पर दो पत्नी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के 11 बज चुके थे और बीना अपने बेडरूम में चहलकदमी कर रही थी। बेड पर उसका 2 साल का बेटा पवन सो रहा था। इस तरह से चहलकदमी करते हुए दीपक का इंतजार करना पिछले 6 महीने से बीना की आदत बन चुकी थी। उसे पता था कि आजकल दीपक के आने का यही समय है। बीना सो ही रही थी कि सन्नाटे को चीरती हुई डोरबेल बजी। आखिर यह कब तक चलेगा दीपक? बीना ने कहा। आज पवन को अचानक हल्का बुखार आ गया था। सोचा कि तुम्हारे साथ जाकर डॉक्टर को दिखा दूंगी। इसी वजह से शाम को तकरीबन 6:30 बजे तुम्हें फोन लगाया था, मगर तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तब मैंने तुम्हारे ऑफिस फोन लगाया तो पता चला कि तुम तो ऑफिस से 6 बजे ही निकल गए हो और पिछले दिनों कभी भी 6 बजे से ज्यादा नहीं रुकते हो। चलो अच्छा ही हुआ जो तुम्हें पता चल गया, वैसे मैं खुद ही बताने वाला था। अब हम साथ में नहीं रह सकते। दीपक का जवाब भी नपा तुला था। साथ में नहीं रह सकते? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कोई दूसरा अफेयर है तुम्हारा? बीना की आवाज अभी भी संयमित ही थी। शायद दीपक के ऑफिस से सूचना मिलने के बाद वह समझ गई थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। हाँ, मेरा रीना के साथ कॉलेज के दिनों से ही अफेयर है। उसकी और मेरी सरकारी नौकरी भी एक ही साथ लगी थी, पर दोनों के महकमे अलग अलग थे। उसकी पोस्टिंग 400 किलोमीटर दूर शहर में हो गई थी। अभी 8 महीने पहले ही उसका ट्रांसफर यहाँ हुआ है। कलेक्टर ऑफिसर में मीटिंग के दौरान ही उससे मुलाकात हुई थी। रीना ने अभी तक मेरे इंतजार में शादी नहीं की है। मैं उसे आज भी उतना ही चाहता हूँ जितना 5 साल पहले चाहता था। दीपक सिर झुकाए बोल रहा था। मुझे इसी बात का डर था। बीना की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज अभी भी कंट्रोल में थी। आज कम से कम तुम्हारे साथ नहीं सो सकती। प्लीज तुम दूसरे बेडरूम में सो जाओ। सॉरी बीना, तुम में कोई कमी नहीं है। तुम बहुत ही अच्छी पत्नी और बेहतरीन माँ हो, मगर मैं अपने पुराने प्यार को भुला नहीं सकता। वह भी जबकि वह मेरे लिए इंतजार कर रही हो। अगर मैं उसके साथ ना रहूं तो यह मेरी खुदगर्जी होगी। मुझे माफ कर दो बीना, दीपक पछतावे से भरी आवाज में बोला। यह तो मैं भी जानती हूँ दीपक की मुझे उस गुनाह की सजा मिली रही है जो मैंने किया ही नहीं, लेकिन मैं खुद 21वीं सदी की एक पढ़ी लिखी औरत हूँ और इस बात की भी हिमायती हूँ कि हर इंसान को उसकी पसंद की जिंदगी जीने का हक है। मैं तुम्हारी इस करतूत पर चीखूंगी चिल्लाऊंगी नहीं, पर मैं अपने हकों को छोड़ूंगी भी नहीं। मैं अकेली होती तब भी कोई बात नहीं थी, मगर अब मुझ पर पवन की जवाबदारी भी है। बीना मजबूती के साथ यकीन भरी आवाज में बोली। अब मुझे अकेला छोड़ दो और तुम दूसरे बेडरूम में सो जाओ। यह कहते कहते बीना की आंखों में आंसू आ गए। दीपक अपराधियों की तरह सिर झुकाए दूसरे कमरे में चला गया। आज मैं तुम्हारा लंच बनाने की हालत में नहीं हूँ। शाम को लौटते समय अपने साथ रीना को भी लेते आना। मैं इस बारे में तुरंत फैसला करना चाहती हूँ। अगली सुबह बीना ने ऑफिस जाते हुए दीपक से कहा, मेरी भी यही इच्छा है कि तुम दोनों आपस में रजामंदी से कोई फैसला कर लो। दीपक भी धीमी आवाज में बोला। शायद उसे अपने अपराध का एहसास हो रहा था। शाम को दीपक अपने साथ रीना को भी लेकर आ गया। रीना लंबे व पतले शरीर वाली सांवली मगर आकर्षक नए नक्श की लड़की थी। उसकी उम्र तकरीबन
दीपक के ही बराबर थी। नमस्ते बीना जी, मेरा नाम रीना है। इससे ज्यादा मैं अपना परिचय आपके सामने दे नहीं सकती। रीना अपने चेहरे पर एक जबरन ओढ़ी हुई फीकी सी मुस्कान के साथ बोली। वैसे यह सब कहते हुए रीना की आवाज कपकपा रही थी, जो इस बात का सबूत था कि उसे भी अपने अपराधी होने का एहसास है। शायद मैं तो खुद अपना परिचय खो चुकी हूँ। पता नहीं मैं अपने आप को बीना दीपक कुमार कहूँ या सिर्फ बीना कहूँ। बीना रूखी आवाज में बोली, देखिए बीना जी, जो कुछ हुआ उसके लिए हम सब सिर्फ समय को ही दोष दे सकते हैं। वैसे मैं अपनी तरफ से चाहती हूँ कि हम दोनों एक ही घर में रहें। मैं हम तीनों की जिंदगी को कंट्रोल करने वाली सभी चाबियां आपको सौंपने को तैयार हूँ। यहाँ तक कि मेरी और दीपक की जो तनख्वाह आती है उस पर भी 100% आपका ही हक रहेगा। आप जैसे चाहेंगी मैं वैसा तालमेल बैठाने को तैयार हूँ। रीना की आवाज में मानो पछतावा झलक रहा था। एक औरत का सबसे बड़ा हक उसका अपना पति ही होता है। मुझे यकीन तौर पर मालूम है कि तुम मुझे मेरा यह हक देने वाली नहीं हो। रही बात वो साथ रहने की, तो अब मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी एक जवाबदारी और भी है, 2 साल के पवन के रूप में। अगर पवन बचपन से ही झूठ और नाइंसाफी को अपनी आंखों के सामने फलते फूलते देखेगा तो उसके बाल मन पर गलत असर पड़ेगा। मेरा सपना है कि मैं उसे एक अच्छा नागरिक बनाऊं। ऐसा माहौल में मैं उसे संस्कारवान बनाने की सीख कैसे दे पाऊंगी? बड़ा होकर क्या वह अपने पिता को माफ कर पाएगा? भविष्य में तुम्हारे भी बच्चे होंगे ही, तब हकों की लड़ाई होगी। उस समय मैं खुद शायद कोई एक तरफा फैसला लूं, इसलिए अलग होना ही बेहतर होगा। बीना ने भविष्य के सवालों के साथ जवाब दिया। तब तुम ही बताओ कि इस समस्या का हल कैसे होगा? दीपक ने पूछा। आज जबकि पवन छोटा है और मेरी माली जरूरतें कम है, पर जैसे जैसे पवन बड़ा होता जाएगा मैं भी बीना जी की बातों से सहमत हूँ। आमतौर पर अदालतों में जो रकम तय की जाती है वह बहुत कम होती है। रीना बोली, ऐसा तो तभी मुमकिन है जब बीना को कोई नौकरी दिलवा दी जाए जिससे हर साल तनख्वाह में कुछ ना कुछ इजाफा होता रहे। दीपक बोला, आज की कंडीशन में पवन को अकेले छोड़कर नौकरी करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। वैसे भी प्राइवेट नौकरी में जाने का समय तो तय होता है, मगर लौटने में कई बार घंटों देरी हो जाती है। शादी से पहले मैं जिस कंपनी में काम करती थी उसमें कई बार मुझे 12-12 घंटे काम करना होता था। बीना बोली। बीना जी ठीक कह रही हैं। प्राइवेट नौकरी में टेंशन भी बहुत ज्यादा रहती है। रीना बीना की बातों से सहमत होते हुए बोली, लेकिन रीना, मैं और तुम सरकारी नौकरी में हैं और यह भी जानते हैं कि सरकारी नौकरी मिलना आज की तारीख में एक मुश्किल काम है। दीपक की आवाज में मजबूरी झलक रही थी। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। मैं बीना जी के लिए एक निश्चित उपाय चाहती हूँ। रीना बोली, मतलब तुम क्या कहना चाहती हो रीना? दीपक ने पूछा। दीपक, सही कहूँ तो मैं तुम्हें पाने की आस खो चुकी थी। तुम मुझे दोबारा मिले हो। मैं बीना जी की भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी भावनाओं का मान रखते हुए तुम्हें मुझे सौंपने का हिम्मत से भरा फैसला लिया। अब मेरी बारी है कि मैं उन्हें एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए रिटर्न गिफ्ट दूं, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। रीना की आवाज में एक मजबूती थी,
पर इसके लिए दीपक तुम्हें एक बार मरना पड़ेगा। मरना पड़ेगा मतलब? दीपक ने हैरानी से पूछा। यहाँ पर बैठे बैठे और बीना जी से बात करते करते मेरे दिमाग में एक योजना आई। इससे सभी की समस्या सुलझ जाएगी और किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि यह एक हादसा होगा और इसकी गवाह एक सरकारी अफसर मतलब मैं खुद होंगी। हादसा? कैसा हादसा? और अगर मैं मर ही जाऊंगा तो तुम्हारे साथ रहेगा कौन? दीपक का हैरान होना इस बार 2 गुना था। वह किसी बेवकूफ की तरह रीना की तरफ देखने लगा। देखो दीपक, चाहे हम दोनों माने या ना माने, मगर सामाजिक नजरिए से हमारा रिश्ता गलत है और समाज में इसे आसानी से मजबूरी नहीं मिलेगी। हमें साथ रहने के लिए या तो अपना धर्म बदलना होगा या अपनी पहचान ही बदलनी होगी। अगर हम कानूनी झमेलों में पड़े तो कई साल निकल जाएंगे और तीनों के हाथ में कुछ नहीं आएगा। रीना बोली। तो फिर तुमने क्या सोचा है? दीपक ने पूछा। मैं आज जिस ओहदे पर हूँ उसमें मेरे एक इशारे पर मैं किसी भी आदमी को एक नई पहचान दिलवा सकती हूँ। मतलब मैं किसी भी आदमी के आधार कार्ड में बदलवा करवा सकती हूँ, जिसके आधार पर वह अपनी एक नई पहचान बनवा सकता है। रीना ने अपनी योजना के कुछ अंशों का खुलासा किया। मैं अभी भी नहीं समझा। दीपक एकटक रीना को देखते हुए बोला। बीना जी की पैसों को लेकर ही समस्या है ना, हम उसी का हल कर रहे हैं। मेरी योजना यह है कि तुम और बीना जी अगले रविवार को शहर से दूर जो नहर है उस पर पिकनिक मनाने जाओ। रुकने के लिए उस जगह को चुनो जहाँ पर पानी का बहाव तेज हो और तुम दोनों के अलावा वहाँ कोई ना हो। उसी जगह पर मस्ती करते हुए दीपक का पैर फिसल जाएगा। बहाव तेज होने के चलते दीपक दूर बह जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखना जाए कि बीना जी दीपक की मस्ती करने वाली घटना का वीडियो बना लेंगी। रीना ने योजना को समझाया। बहते हुए मैं जाऊंगा कहाँ? मुझे तो तैरना भी नहीं आता, दीपक परेशान होते हुए बोला। इसके बाद इस ड्रामे का दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा। यहाँ आने से पहले मैं जिस जगह पोस्टेड थी वह यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। वहाँ का सरकारी बंगला भी मैंने अभी तक खाली नहीं किया है। तुम तैरना नहीं जानते हो, यह बात हमारे लिए प्लस पॉइंट होगी। 15-20 फुट बहने के बाद मैंने बुलाए हुए आदमी तुम्हें बचा लेंगे और तुम्हें अपनी ही गाड़ी से उस सरकारी बंगले पर छोड़ देंगे। रीना ने अपनी योजना का और खुलासा किया। मगर वहां पर मुझे बचाने की टीम पहुंचेगी किसके कहने पर? दीपक ने पूछा। वह टीम लोकल नहीं होगी और उसी जगह से आएगी जहां पर मैं पहले पोस्टेड थी। बचाने वाली टीम और गाड़ी का इंतजाम मैं कर दूंगी। मैं खुद भी उस जगह से कुछ दूर मौजूद रहूंगी। रीना योजना पर से पर्दा हटाते हुए बोली। मगर तुम्हारे वहां आने की वजह क्या होगी? दीपक एक बार फिर हैरान था। अरे भाई, मैं भी इंसान हूँ और अपनी छुट्टी के दिन आउटिंग के लिए तो जा ही सकती हूँ ना। बस उस दिन भी अपना मूड चेंज करने के लिए आउटिंग पर आ जाऊंगी। और तुम्हारे पानी में बहने के बाद जब बीना जी मदद के लिए चिल्लाएंगी तब सबसे पहले मैं ही वहां पहुंच जाऊंगी। इस तरह से मैं एक चश्मदीदा गवाह का काम भी करूंगी। सरकारी अफसर की गवाही पर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। रीना बोली। हाँ, अब मैं तुम्हारी योजना को समझ गया। उधर तुम्हारी गाड़ी और तुम्हारे लोग मुझे लेकर तुम्हारे उस बंगले पर जाएंगे और इधर तुम मुझे मृत घोषित करवाकर मेरी जगह बीना को, मेरी जगह नौकरी और मेरी
बीमे के पैसे दिलवा दोगी? दीपक योजना समझते हुए बोला। एकदम सही, वहाँ पर तुम्हारा रहने खाने का सारा इंतजाम होगा। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में मैं यह काम खत्म कर दूंगी। उसके बाद वापस उसी जगह पर अपना ट्रांसफ़र करवा लूंगी। रीना बोली। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद भी मैं रहूँगा तो दीपक ही है ना? मेरी पहचान अभी तक बदली नहीं है। दीपक कुछ बेचैन होते हुए बोला। अभी मेरी योजना पूरी नहीं हुई है। वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें घर पर नहीं बैठना है, बल्कि तुम्हें अपना नाम बदलवाने के सिलसिले में एक सापत्र बनवाकर कलेक्टर ऑफिस में देना है। इस तरह के शपथ पत्र बनवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम्हें अपना नाम बदलकर लव कुमार रखना होगा। चूँकि नहर के तेज बहाव में बहने के बाद तुम्हारी लाश नहीं मिली होगी, इसलिए शमशान घाट पर तुम्हारे नाम की कोई एंट्री नहीं होगी। मतलब तुम्हारा आधार कार्ड अलाइव रहेगा और हम उसमें बदले हुए नाम का अपडेट आसानी से करवा पाएंगे। रीना ने योजना का खुलासा किया। क्या सिर्फ कलेक्टर के ऑफिस में शपथ पत्र देने भर से नाम बदल जाता है? दीपक ने पूछा। नहीं, इसकी एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले इस बारे में किसी नामी अखबार में जाहिर सूचना के जरिए नाम बदलवाने के लिए इतिहास छपवाना होता है, जिसमें वजह देनी होती है। हम तुम्हारा नया नाम लव कुमार रखेंगे। उसके बाद कलेक्टर के ऑफिस में सभी कागजात के साथ अर्जी देनी होती है। कलेक्टर की सिफारिश पर राज्य शासन इसे गजट में छपता है। एक बार गजट में नाम आने के बाद उसी नाम से बाकी कागजात में नाम आसानी से बदलवाया जा सकता है। पवन ने पूरा ब्यौरा दिया। मगर लव कुमार नाम कुछ अटपटा नहीं होगा? दीपक ने पूछा। नहीं, यह नाम बहुत सोच समझ कर रखा गया है। अगर कभी तुम्हारा कोई पुराना जानकार मिल जाता है तो यह सफाई देने में आसानी होगी कि छात्र जीवन में दोस्तों को लव कुमार बोलने में परेशानी होती थी, इसलिए उन्होंने लव कुमार का पर्यायवाची दीपक कुमार तुम्हारा नाम रख दिया और वे तुम्हें इसी नाम से बुलाते हैं। वैसे बेहतर तो यही होगा कि तुम अपने किसी पुराने जान पहचान वाले से मिलो ही नहीं। पवन की आवाज में चेतावनी और समझदारी दोनों ही थी। यकीनन यह योजना तो काफी अच्छी और आकर्षक है, तुम्हारे कारण से सुरक्षित भी। इस योजना से हम सभी की समस्याएं भी हल हो रही है। तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं है ना बीना? दीपक ने पूछा। मैं एतराज करके करूंगी भी क्या? मेरे सामने अब सिर्फ पवन का भविष्य है। मैं यहाँ साफ कर देना चाहती हूँ कि मुझे किसी कानूनी झमेले में मत फंसाना। बीना की आवाज में रूखापन साफ झलक रहा था। वैसे तो मैं और दीपक मिलकर भी यह योजना बना सकते थे, मगर आपकी जानकारी में भी सारी बातें रहे, इसी वजह से यह योजना आपके सामने बनाई जा रही है ताकि भविष्य में कोई शक ना रहे। पवन ने अपना रुख साफ करते हुए कहा। वैसे भी बीना, तुम्हें जो कुछ मिल रहा है वह तुम्हारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। दीपक पवन की बातों से सहमत होते हुए बोला। 15 दिनों के बाद अखबारों में इस हादसे का पूरा ब्यौरा छपा। साथ ही छपी पवन की आंखें देखी गवाही। तकरीबन 4 महीने के बाद पवन की मदद से बीना को दीपक की जगह नौकरी मिल गई और बीमे का पैसा भी। लव कुमार और पवन भी अपनी नई जिंदगी में बिजी हो गए। पवन ने लव कुमार को भी सरकारी मदद से लोन दिलवाकर एक फैक्ट्री डलवा दी।